हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो आप यहां से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपने विषय की ओर। तो हम लोग क्लास 10 के सिविक्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इससे पूर्व चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है, अगर किसी भी भाई बहन ने इस दोनों चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में यह वीडियो पड़ा हुआ है, आप पहले इसे देख लें। ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहां जाकर देख सकते हैं। आज का जो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष है, इसका भी हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट में वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैप्टर 3 का। ठीक है, आज पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष क्या होते हैं, इसे किस प्रकार से भावी होते हैं, सभी लोकतंत्र में इसका क्या प्रभाव है, सभी तरह के बातों को हम लोग समझ चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहला वीडियो को देख लीजिए, इससे पुराना वीडियो जितना भी पड़ा हुआ आप लोग देख लीजिए, तो आपको समझ में आगे की बातें आएगी। नहीं तो फिर ये वीडियो देखना टाइम बर्बाद करना होगा। चलिए हम लोग जहाँ लास्ट क्लास में अंत किए थे आज वहाँ से प्रारंभ करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक अध्ययन किया था, तो हम लोगों ने अध्ययन जो किया था पिछले क्लास में वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहाँ तक हम लोग क्या किए थे पिछले क्लास में, यहाँ तक की बातों को हम लोग समझे थे कि किस प्रकार से लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चलता जा रहा था और कितना तरह का आंदोलन हो रहे थे, किस प्रकार से सरकार पे दबाव बनाई जा रही थी। तो इसके बाद आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं। उसके पश्चात है सूचना का अधिकार का आंदोलन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सूचना का आंदोलन क्या होता है? सूचना का आंदोलन थोड़ा समझते हैं। सूचना का आंदोलन होता है किसी भी व्यक्ति को सरकार की नीतियां को, सरकार क्या कर रही है, इसका पूरी तरह से अधिकार है। ठीक है, इसे हम सूचना का अधिकार कहेंगे। मुझे जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। हाँ, कुछ ऐसे सूचनाएं होती हैं जो सरकार को क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, लेकिन कुछ होती है, सभी नहीं होते। आगे हम लोग विस्तार से समझेंगे आगे की क्लास में, अभी आपको इतना जानने का ज़रूरत नहीं है। जब संविधान, भारतीय संविधान हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास 11th और 12th में, तो हम लोग इसके बारे में पूरी तरह विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही। जून 2005 से देश के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ। कब? आपसे अगर पूछ दे कि सूचना का अधिकार कब से प्राप्त हुआ भारतीयों को, तो आप बताएंगे जून 2005 से। इस अधिकार के तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार से वंचित सूचना की मांग कर सकती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि देश में सरकार क्या कर रही है, किस तरह से कार्य कर रही है, इसका आप सूचना सरकार से प्राप्त कर सकते हैं इस अधिकार के माध्यम से। अगर आपसे पूछ दे कि तुम क्यों जानना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास अधिकार है, आप इस अधिकार का नाम लेंगे। सूचना का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है। ठीक है, और सरकार को निर्धारित सूचना देनी पड़ती है। सूचना से अधिकार का यह आंदोलन जन आंदोलन की सफलता का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, यह बहुत ही प्यारा और सुंदर उदाहरण जन आंदोलन का है। कोई भी आंदोलन किया जा रहा है, जन का मतलब है लोग, जनता,
ठीक है। जनता के द्वारा कोई भी आंदोलन किया जा रहा है तो सरकार पहले क्या करती थी, पहले चुप्पी लगाए रहती थी कि आंदोलन करते हैं तो करने दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन करेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन अब ये बाध्य हो गए हैं, इनको सरकार को क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। सरकार को मजबूरन होकर इनका सवालों का जवाब देना पड़ता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अधिकार है। पड़ोसी देशों में जन संघर्ष एवं आंदोलन, यह थोड़ा देखिए, पड़ोसी देश में कैसे जन संघर्ष एवं आंदोलन हुए। तो पड़ोसी देश में अभी भी पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। इसके लिए पड़ोसी देश में विभिन्न तरह के लोकतंत्र आंदोलन एवं जन संघर्ष होते रहते हैं। ठीक है, कह क्या रहा है कि पड़ोसी देश में अभी भी पूरी तरह से लोकतंत्र की स्थापना अभी भी नहीं हो पाई है। आप देखेंगे भारत का जो पड़ोसी देश, बहुत ऐसे देश हैं, जैसे चाइना को आप देख लें तो चाइना में लोकतंत्र नहीं है, आप देखेंगे। इसके लिए पड़ोसी देश में विभिन्न तरह की आंदोलन एवं जन संघर्ष होते रहते हैं, हमेशा उससे टकराव होते रहती है, ये भी आप देखेंगे। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन, थोड़ा इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं आंदोलन किस प्रकार से होता है, जनसंघर्ष किस प्रकार से होता है, कैसे झुंड निकलते हैं लोग सरकार के खिलाफ। आप अकेले निकलिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, पुलिस आएगी, डंडा मारेगी और जेल में डाल देगी। इसलिए कभी भी निकलना है तो आप देख लीजिए, कोई भी आंदोलन करना है तो उसमें और लोगों का और जनता का कुछ कैसा विचार है यह जरूरी है, पहले जान लेना। चलिए हम लोग देखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना जन संघर्ष एवं आंदोलन के द्वारा ही संभव हो पाई। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में कैसे हो पाया, तो जन संघर्ष के द्वारा हो पाया। अगर जनता वहाँ संघर्ष नहीं करती, अगर जनता वहाँ आंदोलन नहीं करती तो क्या होता, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, वहाँ राजतंत्र बना रहता। ठीक है, वहाँ राजतंत्र बना रहता, वहाँ फिर क्या होता, वहाँ पे राजतंत्र बना रहता तो तानाशाह होते रहता। इसलिए क्या हुआ, जनता ने वहाँ आंदोलन किया। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 1990 में ही की गई थी। ठीक है, परंतु नेपाल का राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, औपचारिक मात्र, नाम मात्र का बना रहा। अब भाई आप जबरदस्ती कीजिएगा कि हमको राजा के पद पे बैठना है तो ठीक है, बैठे रहिए, लेकिन औपचारिक रूप से कोई कार्य उनको नहीं करना था। औपचारिक रूप से नाम मात्र का भाई बैठे रहिए, आप राजा हैं इस देश के, लेकिन काम संवैधानिक रूप से होगा। इसके बावजूद नेपाल में वास्तविक सत्ता की शक्ति जनता के द्वारा निर्धारित होती थी। ठीक है, जो अभी मैंने समझाया, नाम मात्र का राजा है, जबरदस्ती का तो बैठे रहो। अब है बोलीविया में जनसंघर्ष, थोड़ा देखते हैं बोलीविया में जनसंघर्ष। चलिए, सन 2000 में बोलीविया में एक भयंकर जनसंघर्ष हुआ, जिसमें बोलीविया का जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ में क्या जाना जाता है, एक 2000 के ईस्वी के समय में एक बहुत ज़्यादा भयानक जनसंघर्ष हुआ, जिसे बोलीविया का जल युद्ध कहा जाता है। ठीक है, बोलीविया का यह जनसंघर्ष पानी के निजीकरण के खिलाफ सकल संघर्ष हुआ था। वह बोलीविया लातिन अमेरिका का एक छोटा सा देश है। ठीक है, समझ गए, हम समझाते हैं। 2000 ईस्वी के समय में, 2000 वर्ष के समय में क्या हुआ था, बोलीविया कहाँ पे है, तो अमेरिका का एक छोटा सा, लातिन अमेरिका का एक छोटा सा देश है, जहाँ पे क्या हुआ था, जल के लिए ये जल जो है, जल के लिए जन संघर्ष हुआ था। ठीक है, जल के निजीकरण के लिए। श्रीलंका में लोकतंत्र एवं संघर्ष, ये हम लोग समझते हैं। वैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में समझे थे किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी हुई थी, किस प्रकार से वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, लेकिन समझते हैं इस चैप्टर में भी। श्रीलंका
भारत से सटे दक्षिण दिशा में स्थित एक छोटा सा महाद्वीप है। देखिए समझाते हैं आपको थोड़ा सा बनाकर मैं मैप के माध्यम से। मान लीजिए यह भारत है आपका, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा अपना भारत समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। यह भारत है, ठीक है, यह एक अपना यह एक क्या है, श्रीलंका है, ठीक है, दक्षिण की ओर, यह दक्षिण भाग कहेंगे हम लोग भारत का। चलिए तो समझ गए। भारत की आज़ादी के अगले वर्ष अर्थात 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका की भी आज़ादी हुई, ठीक है। 1947 में हम अपना भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, और 1948 में श्रीलंका की आज़ादी हुई। आज़ादी के समय ही श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना भी हो गई थी। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे कि श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हो गई थी, तो आप बताएंगे कि श्रीलंका में आज़ादी के समय में अर्थात 1948 में ही लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। चलिए अंतिम टॉपिक है हम लोगों का इस चैप्टर का, म्यांमार में लोकतंत्र एवं जनसंघर्ष। समझते हैं हम लोग, ठीक है। भारत के पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी सटा म्यांमार छोटा सा एक देश है, ठीक है। कहाँ, पूर्व की ओर। आपको मैंने मैप बता दिया है, आप समझ जाएंगे। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था, ठीक है, यह बर्मा था और कहीं ना कहीं यह अपना भारत का ही एक भाग था, ठीक है। 14 वर्षों के बाद यहाँ की राजनीतिक ने ऐसी करवट बदली कि 1962 में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का तख्ता पलट कर सैनिक शासन की स्थापना हो गई, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। क्या हुआ, 14 वर्षों के बाद, आज़ादी के 14 वर्षों के बाद यहाँ की राजनीतिक ने ऐसी तख्ता पलटी कि पहले क्या थी, पहले शासन व्यवस्था सरकार चलाती थी, ठीक है, लेकिन जब तख्ता पलट हुआ, राजनीतिक में तख्ता पलट शब्द का प्रयोग करते हैं, जब तख्ता पलट हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, सैनिकों का शासन हो गया। मतलब जो सैनिक होते हैं, जो आर्मी होते हैं, उनका क्या हो गया, उनका शासन, उनके नियंत्रण में देश चलाया गया। काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ सैनिकों का शासन चलता है, खासकर पाकिस्तान जो है वहाँ पे सैनिक का शासन चलता है, आप याद रखिएगा। आंग सान सू के नेतृत्व में लोकतंत्र की पुनः बहाली के लिए वर्षों तक आंदोलन हुआ, ठीक है। देखिए ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। आंग सान सू के नेतृत्व में क्या हुआ, जब वहाँ पे क्या हुआ, सैनिकों का शासन हो गया, सैनिक के नेतृत्व में वहाँ पे देश चलने लगे, तो आंग सान सू के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। वह काफ़ी वर्षों के बाद आंदोलन होने के बाद फलस्वरूप लगभग 30 वर्षों के बाद 1990 में वहाँ निर्वाचन हुआ और क्या हुआ आगे, आंग सान सू के नेतृत्व में वाली नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल को क्या हुआ, बहुमत प्राप्त हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। कहाँ हुई, म्यांमार में। म्यांमार की घटना को आप समझ गए। पहले क्या हुआ, पहले किसी राजनीतिक पार्टी वहाँ पे शासन कर रही थी, वो राजतंत्र के माध्यम से कर रही थी, ठीक है, याद रखिएगा, राजतंत्र अर्थात राजा था उस समय। फिर उसके बाद वहाँ पे सैनिक शासन हो गया, वहाँ के जो सैनिक थे वह अपने अधिकार में ले लिए, ठीक है। फिर आंग सान सू के द्वारा 30 वर्षों तक क्या किया गया, आंदोलन किया गया। उसके बाद 1990 के बाद नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी बनाया। किसने बनाया, आंग सान सू ने, और राजनीतिक में दल में क्या किया, चुनाव अपने आप लड़ा और उन्हें बहुमत प्राप्त हो चुका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी भी भाई बहन को समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, हाँ, लेकिन जो आपके चैप्टर में है, जो आपके बुक में है, वो सारा टॉपिक मैं उठाता हूँ। 2 घंटा 1 घंटा का वीडियो देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इतना है कि आपको समझ में कितना आ रहा है, यह देखना ज़रूरी है।
2-2 घंटा का मैं देखता हूँ कि वीडियो बनाया गया है इस चैप्टर पे। भाई क्या है ज़रूरत है, बच्चों को गुमराह क्यों किया जा रहा है, झूठ मूठ का बच्चों को डरा दिया जाता है सिलेबस दिखाकर, ये वो कुछ नहीं है। बस नॉर्मल आप यहाँ बैठकर पढ़िए, देखिए आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया है समझ में तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर समझ में आया तो भी, क्योंकि मैं जान पाऊँगा कि मेरे बच्चों को समझ में आया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ कितना हद तक सही जा रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल करेंगे, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। 2 चैप्टर बचा हुआ है, इनका भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आपको इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ अभी मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मिल जाए। मैं नोट्स भी आपको निःशुल्क अवेलेबल करवा रहा हूँ। इस बार आपको अच्छी से अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी मत डरिए, बोर्ड एग्ज़ाम कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके लिए कितना ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, कितना ज़्यादा नोट्स बनाकर आपके लिए मेहनत करता हूँ, ताकि आपको सिर्फ क्या है पढ़ना है चैनल पर आकर, और नोट्स आपको बस रिवाइज करना है, और कुछ तो करना नहीं है। कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।